नमस्कार। मैं ज्ञान मेहता, डिप्टी सीपीओ आर हेडक्वार्टर। आज मैं आपको रिक्रूटमेंट प्लानिंग, हमारे रेलवे में भर्ती की क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए, उसकी प्लानिंग के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि उच्च ग्रेड के पदों को भरने के लिए सिलेक्शन कैलेंडर बनाया जाता है और उससे हम उसे वॉच करते हैं, उसको हम प्रोग्रेस देखते हैं और एम्प्लॉइज़ को समय पर पदोन्नति दी जा सके, ये सब हम उसमें ध्यान रखते हैं। लेकिन भर्ती के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है जो कि हम उसको वॉच करें, उसको देख सकें, जिसके लिए मेरा ये मानना है कि हमें हमारे एमपीपी सेल, जो मैन पावर प्लानिंग सेल है, उसे मजबूत करना होगा ताकि हमारी वैकेंसियाँ शॉर्टफॉल ना हो, समय पर भरी जा सकें। क्योंकि इनको भरने में बड़ा समय लगता है। रेलवे भर्ती बोर्ड से भरी जाती हैं या रेलवे भर्ती सेल से भरी जाती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में 8 चरणों में उनके द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसा कि एनटीपीसी नॉन गज़टेड, एनटीपीसी गज़टेड, एएलपीएन टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ एंड ये 8 चरण रहते हैं उसके। और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जो है आपका जीडीसी कोटा, जो कि एक प्रकार से सीधी भर्ती का ही परसेंटेज जो रेलवे एम्प्लॉइज़ के द्वारा भरा जाता है, और लेवल 1 का एग्ज़ाम, कल्चरल एंड स्काउट्स कोटा के एग्ज़ाम, स्पोर्ट्स का जो एग्ज़ाम स्पोर्ट्स कोटा, और स्पोर्ट्स कोटा का आरपीएसबी रेलवे प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड भी जो है स्पोर्ट्स बोर्ड वो भी करता है। इस प्रकार से हमारी और सीजी अपॉइंटमेंट्स, कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स से या लैंड लूजर कोटा से भी भर्ती की जाती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि इसमें समय पर भर्ती न होने के कारण रिक्तियां काफ़ी हो जाती हैं और उन रिक्तियों की खाली होने की वजह से सुपरवाइज़र्स में एक रोष होता है, परेशानी आती है, एम्प्लॉइज़ भी परेशान होते हैं कि हमारा वर्कलोड बढ़ गया है और इतनी रिक्तियां हैं, भरी नहीं जा रही। इन सबको देखते हुए मेरा ये मानना है कि हमारे मैन पावर प्लानिंग सेल जो है वो मजबूत हो, उसको हर समय अपनी रिक्तियों की गणना होती रहनी चाहिए, ताकि जब भी रेलवे बोर्ड के द्वारा हमारा ऑनलाइन इंडेंट का पोर्टल खुलता है तो हम उसमें अपनी उसको ऑनलाइन जो रिक्तियों का इंडेंट जो है वो समय पर भर सकें और सही भर सकें। कई बार देखा गया है कि रिक्तियां कम होती हैं, इंडेंट ज़्यादा चला जाता है, या कई बार रिक्तियां ज़्यादा होती हैं, इंडेंट कम प्लेस किया जाता है, क्योंकि जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में जब वो पोर्टल खुलता है तो हम लोग डिवीज़नों से और जोन से जल्दीबाजी में उसको भर देते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि उसके लिए हमें हर मंथ तैयारी करके रखनी चाहिए। एवरी मंथ वैकेंसीज की कैलकुलेशंस को करते रहना चाहिए, ताकि जब समय आए तो उस समय हम प्रॉपर उसको भर सकें। अब मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन इंडेंट में जब सीधी भर्ती की कोटा की वैकेंसीज को भरना है तो उसमें क्या क्या हमें मेंटेन करना चाहिए। जैसा कि पहले तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एग्जिस्टिंग वैकेंसीज देख के रखें कि हमारी एग्जिस्टिंग वैकेंसीज कितनी है। उसके बाद हायर ग्रेड में जिसमें हम इंडेंट प्लेस कर रहे हैं, जिसमें भर्ती कर रहे हैं, उससे उच्च ग्रेड में जो जा रहे हैं लोग, वो भी उसमें नीचे आने पर हायर ग्रेड में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी बनेगी नीचे जब आएंगी, तो उसको भी कैलकुलेट करना चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट कोटा जो कि नहीं भरा जा रहा, प्रमोटी कोटा, प्रमोशन नीचे के कर्मचारियों से, उसको भी डाइवर्ट किया जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, उसकी भी वैकेंसी उसमें लेनी चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और आरी जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स यूनिट्स हैं जिनको हम फीडिंग करते हैं, उनकी भी रिक्तियाँ, वैसे पोर्टल उनके लिए भी खुलता है, वो अपनी रिक्तियाँ भर देते हैं, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि उन्होंने वो भरी हैं या नहीं भरी अपनी रिक्वायरमेंट। उसके अलावा जो एंटीसिपेटेड वैकेंसीज़ हैं, जैसे वो रिक्रूटमेंट में भी, हायर ग्रेड में भी 3 साल की, कि कोई सुपरन्यूएशन हो रहा है, कोई डेपुटेशन पे जाने वाला है, एक्स कैडर कोई जाने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, न्यूली क्रिएटेड कोई वैकेंसीज़ हैं,
इन सब का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जो वैकेंसी आती हैं उनको भी हमें इसमें अपने इंडेंट में जोड़ना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 सालों में जो वॉलंटरी रिटायरमेंट हुए हैं, रेजिग्नेशन जिन्होंने दिया है, मेडिकल डिकैटेगराइज्ड हुए हैं, रिमूवल है, डिसमिसल है, डेथ है या किसी और रीज़न से रेलवे से बाहर हुए हैं, तो उनका भी एवरेज लेते हुए 3 साल का एवरेज लेते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की परसेंटेज जो उसमें जिस रिक्ति के लिए हम भेज रहे हैं इंडेंट, उसमें उसको जोड़ना चाहिए। ये टोटल वैकेंसीज हम इस प्रकार से टोटल कर लेंगे। उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि पिछले 3 सालों में जो हमें पैनल जितनी पोस्टों के लिए रिसीव हुआ, उसमें से कितने लोगों ने पैनल मिला हमें, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कितनी हमारी शॉर्टफॉल रही। उस शॉर्टफॉल को मान लो हमें 100 वैकेंसीज़ का 3 साल में मिला, 50 वैकेंसीज़ का पैनल मिला, 100 का ही पैनल मिल गया, लेकिन 50 ने ज्वाइन किया, 50 की शॉर्टफॉल रह गई। इट्स मीन्स 100 का हमें 50% शॉर्टफॉल रहा। उस शॉर्टफॉल को परसेंटेज को भी जब हम टोटल वैकेंसीज ऊपर की लेंगे तो उसके अंदर उसको परसेंटेज उसका प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि उतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उतने लोगों ने ज्वाइन नहीं करना है, वो नहीं आएंगे। तो ये सब करते हुए हम टोटल वैकेंसीज की गणना करेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग में हैं आज की डेट में जो चल रहे हैं, या जो पैनल इन हैंड है, या ऑलरेडी कोई इंडेंट प्लेस किया गया है, या जो उसमें जीडीसी कोटा की परसेंटेज है, सीजी स्पोर्ट्स कल्चरल स्काउट कोटा का जो कोई पैनल बन रहा है या जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उनकी भी संख्या को घटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रिक्तियाँ वो होने के बाद ये तो ऑलरेडी हमारे पास हैं और ये ज्वाइन कर लेंगे, तो ये भी रिक्तियाँ उसमें से कम करनी होगी। इस प्रकार से हम उसको टाइमली जो है और सही इंडेंट प्लेस कर पाएंगे और उससे हमें पैनल भी एक्यूरेट मिलेगा। फिर उसके ऊपर परसेंटेज जो है एज पर SC ST और जो OBC का परसेंटेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें रोस्टर्स अपडेटेड होने चाहिए हमारे, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से अगर शॉर्टफॉल को हम लेंगे तो हमें एग्जैक्ट संख्या पता चलेगी कि SC ST और UR जनरल OBC कितने चाहिए। हर काडर में, प्रमोशन के काडर में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के काडर में हमें उस रोस्टर को मेंटेन करना चाहिए। ये सब तभी संभव होगा जब हमारे रोस्टर अपडेट होंगे। आउटफ्लो मंथ वाइज हमें पता होगा कि कितने हमारे लोग बाहर हो चुके हैं रेलवे में। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है इसमें कि लास्ट पैनल का रिकॉर्ड भी हमें रखना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में कितने पैनल मिले और कितने उनमें से ज्वाइन किए, कितना रिप्लेसमेंट हमने भेजा, फिर आ गए, उसके बाद भी शॉर्टफॉल रहा, तो उसका भी मेंटेन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें मेंटेन करना चाहिए, तभी हमारी भर्ती प्रक्रिया प्रॉपर होगी और हम जो है सफ़र नहीं होंगे रिक्तियों की वजह से, क्योंकि उसमें बड़ी परेशानी आती है बाद में कि सब लोग ऑफिसर एग्जीक्यूटिव भी बड़ा प्रेशर बनाते हैं कि आप हमारी वैकेंसी नहीं भर रहे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो मेरे विचार से हम बहुत सक्सेस होंगे और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम पूरा कर पाएंगे। और हमें कोशिश करनी है कि हमें मैन पावर प्लानिंग सेल को मजबूत करते हुए ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। धन्यवाद।